मैत्रेयी पुष्पा आज हिंदी कथा साहित्य की अग्रणी लेखिकाओं में एक हैं। उनका जन्म 30 नवंबर 1944 को अलीगढ़ जिले के सिकुर्रा गांव में हुआ। आरंभिक जीवन जिला झांसी के खिल्ली गांव में बीता और उन्होंने उच्च शिक्षा बुंदेलखंड कॉलेज झांसी से प्राप्त की। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें नंजनागुडु तिरुमालंबा पुरस्कार, प्रेमचंद सम्मान, वीर सिंह देव पुरस्कार और हिंदी अकादमी का साहित्य कृति पुरस्कार शामिल हैं। उनका उपन्यास है चाक, जिसे राजकमल ने प्रकाशित किया। उनके इस उपन्यास को पढ़ना उस विलक्षण कथारस में डूबना है जो इन दिनों प्राय लुप्त ही है। चाक अपने वक्त की एक बड़ी उपलब्धि है। हमने उन्हें स्टूडियो आमंत्रित किया, उनसे बातचीत कर रहे हैं इब्बार रब्बी। मैत्रेयी, ये बताइए कि शहरों में, बड़े शहरों में महिलाओं के संगठन है, नारी मुक्ति के बहुत नारे लग रहे हैं, और इस समय जो नारी मुक्ति का अर्थ हम ये समझते हैं कि ऐश्वर्या राय या सुष्मिता सेन या स्त्री का नौकरी करना या मॉडलिंग जो पश्चिमी वो है, तो क्या आपके उपन्यास में, मुझे नहीं लगता ऐसा तो कुछ नहीं है शायद, या क्या स्त्री सुंदरता से आपका क्या अर्थ है? ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन, अगर हम आज़ादी का प्रतीक इनको मानते हैं तो फिर हमें बिल्कुल प्राचीन काल में चला जाना पड़ेगा, क्योंकि सौंदर्य को तो प्राचीन काल में भी सराहा गया है और उसी सौंदर्य को हथियार बनाकर स्त्री को नीचे किया गया है। अगर दोयम दर्जे पे वो आई है तो अपने सौंदर्य की वजह से आई है। सौंदर्य आज़ादी की परिभाषा नहीं। अगर वो विश्व सुंदरी बनती हैं तो आज़ाद तो नहीं हो जाती। आज़ादी का मतलब है जो पुरुष के पास था, जो उसने रखा बुद्धि, स्त्री की बुद्धि को कभी पहचाना नहीं गया। अगर वो बुद्धिमती है तो भी उसको बेअकल ही माना गया। और ख़ासकर जब गांव के बारे में आप पूछते हैं तो गांव की स्त्री को तो सभी लोग एक अनपढ़, घूंघट में रहने वाली और जिसमें कोई सोच समझ है ही नहीं, बल्कि पशु के ही बराबर है, ऐसा मानते हैं। तो मैं नहीं समझती कि सौंदर्य एक स्त्री की आज़ादी, सौंदर्य प्रतियोगिताएं स्त्री की आज़ादी लाएंगी, ये तो मैं नहीं मानती। और इसीलिए मेरे उपन्यास में ये सुंदरता, स्त्री की सुंदरता कहीं नहीं है। ऐसा था कि आपका जो उपन्यास चाक है उसकी नायिका है सारंग, उसकी बहन की हत्या हो गई। उसकी बहन भी उसी गांव में ब्याही है, रेशम। तो वो रेशम जो है ना, वो उसका पति मर गया, वो विधवा स्त्री है, लेकिन वो गर्भवती हो गई है जी। तो उसकी सास जो है उससे कहते हैं इस गर्भ को गिरा दो तुम, और इसके लिए वो राजी नहीं है। वो कहती है नहीं, मुझे बच्चा चाहिए, मेरा पति नहीं है, तो क्या हुआ? तो ये वो आज़ादी चाहती है। अगर मान लीजिए वो गर्भपात करवा देती तो उसकी हत्या नहीं होती। उसको इसीलिए मार दिया गया कि वो समाज की या गांव वालों की बात नहीं मान रही है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? यानी वो मान लेती उनकी बात? लेकिन मैं कहना चाहूँगी, गांव पर मैंने उपन्यास लिखा है तो ये भी बात मैंने सोची थी, और मेरे सामने एक बात बड़े विकट रूप में आई थी कि जब जब जमीन जायदाद का प्रश्न उठता है तब तब ये गर्भपात वाली बात आई गई कर दी फिर कानून इसका साथ नहीं देता। क्योंकि कोई पुरुष नहीं चाहता, कोई परिवार नहीं चाहता कि एक स्त्री गर्भधारण करके बच्चा जने और उस प्रॉपर्टी को ले जाए जिस पर उनका दादा लाई हक है। यानी आपके कहने का मतलब ये कि वो बच्चा नहीं, हाँ, जमीन के लिए वो बच्चे के लिए हत्या नहीं हुई, वो जमीन के लिए हत्या हुई है। क्योंकि रेशम
जब तक दूसरी शादी नहीं करती तब तक उसके पति की ज़मीन उसी को मिलेगी। यदि वो दूसरी शादी कहीं अन्यत्र करती है तब उसका हक ख़त्म हो जाएगा। और जेठ से शादी करती है, देवर से शादी करती है, तब फिर उसी घर में रहेगी ज़मीन। जेठ यही चाहता है कि रेशम की ज़मीन यहाँ रहे, रेशम यहाँ रहे, अपने बेवकूफ़ भाई से उसकी शादी कर दूँ तो 2 अच्छे खासे नौकर मिलेंगे, ज़मीन जायदाद कहीं नहीं जाएगी और ऊपर से कहने के लिए परिवार की आबरू बनी रहेगी, क्योंकि हमेशा स्त्री के हर कदम को आबरू से जोड़ दिया जाता है, जबकि वो जुड़ा होता है जायदाद से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रंजीत जो है वो सारंग का पति है जी और उनमें दोनों में बहुत प्रेम है, पति पत्नी में। जी। मतलब वो उपन्यास की जो नायिका सारंग है वही सारे उपन्यास में छाई हुई, वही सब सारी घटनाओं के बीच में कहीं ना कहीं केंद्र में रहती है। तो वो एक दूसरे पुरुष शिद्दत से प्रेम करती है और रंजीत जो है ना वो मतलब एक तरफ तो हत्याएं हो रही हैं, जैसे रेशम की हत्या होती है और अनेक हत्याएं हो रही हैं, जी लेकिन रंजीत ऐसा पुरुष है जो कि इस चीज़ को तर्क से मतलब समझता है, उसको मतलब वो उसकी हत्या नहीं करता अपनी पत्नी की। तो ऐसे पुरुष जो ना वो तर्क से समझना आदर्शवादी है, ऐसे पति संसार में होते नहीं है जो अपनी पत्नी के प्रेम को जान के उसको बर्दाश्त कर ले, सहन कर ले। तो ये आपने ऐसा आदमी क्यों चुना नायक, जो कि ऐसे कहीं होते हैं पुरुष पुरुष क्या? रवि जी, आपने अखबार पढ़ा, वो उपन्यास पढ़ा है ना? हैं? आप देखते होंगे कि रंजीत जो है पढ़ा लिखा है और साथ में पति भी है, हैं? तो पढ़ा लिखा और पति 2 फांकें पड़ती हैं। हमारे समाज के युवक में 2 फांकें तब पड़ती हैं जब उसकी पत्नी आती है। वो पूरा आदर्शवादी होता है, एग्रीकल्चर से पढ़ के आता है, सोचता है गांव में तरक्की करूंगा, नई नई ईजाद जो चीज़ें पढ़ के आया है, सीख के आया है, वो गांव खेती में वो करूंगा, या फिर कहीं मुझे बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी। पढ़ के डिग्री लेते ही ये सोचता है आदमी गांव का तो कि मुझे डिग्री लेते ही एकदम अफसर की कुर्सी मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिली तो उसने सोचा कि मैं गांव में खेती करूंगा। लेकिन गांव वाले भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि किसी पढ़े लिखे आदमी को अपने हाथों की सत्ता सौंप दें और खुद ऐसे ही रह जाएं। अब वो बातें नहीं हैं, समझ गए? तो रंजीत एक दोगला व्यक्तित्व है। अच्छा। पढ़ा लिखा भी है और उस समाज में रहता है। उस समाज में क्या, हमारा पूरा भारतीय समाज ऐसा ही है जिसमें पति के ऊपर पत्नी हावी नहीं हो सकती। इसलिए वो एक तरफ तो चाहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं मारपीट भी नहीं करूँगा, मैं कुछ कहूँगा भी नहीं। दूसरी तरफ चाहता है कि ये स्त्री मेरी होते हुए या मेरे आँख के इशारे को न समझकर अपनी इच्छा को क्यों समझती है और दूसरे आदमी से ज्ञान की प्राप्त क्यों करती है। प्रेम, हमारी बात करना भी एक प्रेम ही माना जाता है। किसी आदमी से हम बात करें तो वो वही तरीका की जो उंगलियां उठती हैं, प्रेम ही उसे कह देते हैं, हो या ना हो। आपकी इस उपन्यास की आलोचना होती रही है जी। तो एक आलोचना ये हुई है कि सारंग जो है उसने आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की है। जी। वो घर में रहती है, घरेलू स्त्री है, लेकिन वो प्रेम की स्वतंत्रता चाहती है, प्रेम करना चाहती है। तो ऐसा कैसे हो गया? मतलब ये वो आलोचकों का कहना है। तो उनको इसमें कुछ मतलब विरोधाभास लगता है कि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के प्रेम की स्वतंत्रता का क्या नहीं अर्थ है? मिलेगी। हाँ, तो ये इसके बारे में आप बताएं आप। देखिए, जहाँ तक शहरों की बात, तो ये मैं पहले शहर की बात कर दूं, जहाँ हम लोग बैठे हैं, हम तो शहर में ही बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि आर्थिक स्वतंत्रता औरत को मिल गई है तो उसको आज़ादी मिल गई पूरी। मैं नहीं मानती इस बात को, और ये भी नहीं मानती कि गांव की औरत आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। अच्छा। गांव की औरत का कोई और पेशा नहीं होता, उसका पेशा होता है किसान की पत्नी का, क्योंकि नायिका वही है, किसान की पत्नी। किसान की पत्नी का पेशा किसान बनना ही होता है। किसान के साथ ही कंधा से कंधा भिड़ाकर काम करना होता है। एक खेत है, उसमें दोनों काम करते हैं और पूरी मेहनत से करते हैं। रब्बी जी, वहाँ पे ये नहीं है कि खाना बनाना बहुत बड़ा काम है, बर्तन मांजना बहुत बड़ा काम है, वो तो उनके लिए कोई काम ही नहीं है। वो तो पता नहीं कब हो जाता है। काम है सिर्फ खेत में काम करना, फसल का काम करना, और जो पशु होते हैं उनको खिला पिला के उनको सहायक बनाना उसमें।
तो मैं ये नहीं मानती कि वो जो सारंग जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। जितना रंजीत स्वतंत्र है उतना ही सारंग स्वतंत्र है। और ये भी नहीं मानती साथ में कि जहाँ आर्थिक रूप से एक नौकर पेशा स्त्रियां हैं तो वो आज़ाद हो गई हैं, ऐसी बात नहीं। आपने मतलब ये जो उपन्यास है इसके साथ ही 2 कहानियाँ भी हैं आपकी, फैसला और शतरंज के खिलाड़ी। जी, उनमें भी यही थीम है जो चाक में है। तो आपने मतलब क्या कहानियाँ लिखने से मतलब आपको लगा कि ये मतलब मैं पूरी बात नहीं कह पा रही हूँ, या उपन्यास पहले लिखा आपने, ये क्यों रिपीट किया मतलब एक ही कथानक को आपने? हाँ, फैसला कहानी जब मैंने लिखी तो मैंने सहज रूप से एक गांव की कहानी छोटी सी लिख दी, जिसमें पत्नी प्रधान है और पति की रजामंदी से बनी है, अपने आप नहीं है, लेकिन किस तरह उसको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब मैंने ये कहानी लिख दी तो मुझे लगा कि बात कुछ पूरी नहीं हुई, हालांकि उस पर फिल्म बन गई। अच्छा। हाँ हाँ, क्या नाम है फिल्म का? फिल्म का बसुमती की चिट्ठी। हाँ, तो दूरदर्शन ने बनाई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मैंने सोचा इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। उसमें बसुमती के अंदर इतना डर भरा हुआ है फैसला कहानी में, जो हमें हमारे जन्म से ही दिया जाता है ना। आपने चाक में भी देखा होगा, मैंने जो है हार्जेव की एक कविता उसमें लिखी है, पेज पे पहले लिखी है, जो भय के उसमें है। तो स्त्री हों या दलित हों या कोई हो, जिससे हमें सेवा लेनी है और जिसको अपने प्रति जागरूक नहीं होने देना है, पहले आतंक उस पर जमाया जाता है, फिर आगे चलते हैं, तब वो अपने आप गुलाम होता जाता है। किसी रेड इंडियन कवि की कविता है ना? हाँ हाँ, वो रेड इंडियन कवित्री की कविता है, और वो मुझे इस चाक की जैसी कुंजी लगी थी। ये जो उपन्यास आपका चाक है, इसका कालखंड है 1980 से लेके 1990 तक का समय, और गांव में जो है ना वो टेलीविज़न आने वाला है जी। केवल एक प्राइमरी स्कूल है और कोई संस्थाएं वहाँ नहीं है। उसका कारण वो ये बताते हैं कि एक वो संस्था खोलेगी सरकारी, तो उसमें जो स्त्री रखी गई नौकर, उसके साथ वो कर्मचारी, वो उसके साथ बलात्कार हो गया। तो वो रोज़ पुलिस आने लगी, बहुत बखेड़ा हो गया। तो प्रधान की पत्नी ने कहा कि अब यहाँ कोई बहन जी नहीं आएंगी, सारी संस्थाएं बंद जी। तो केवल एक स्कूल है वहाँ। और ये आज का मतलब अभी हाल के समय है, स्वतंत्रता के बाद जो साहित्य आया ना, उसमें स्त्री को लेके लगभग एक सी धारा चली आ रही थी, है ना। पुरुषों ने स्त्री को अपनी तरीके से पेश किया, जितना 4 कदम आगे चलाया तो 8 कदम पीछे खींचा। ठीक है, अपने खांचे बनाए, इस खांचे तक जाओगी सती रहोगी, इस खांचे में बैठोगी वेश्या होगी, और अब तुम चुन लो कि तुमको क्या चुनना है। हमारी सुरक्षा यहाँ मिलेगी, हमारा नाम वहाँ मिलेगा, और हमारा पालन पोषण यहाँ मिलेगा। वो खांचे थे, ठीक है। अच्छा, फिर आप मेरा ही नहीं, सन 80 के बाद पूरा लेखन बदल गया एकदम साहित्य में। कहानी और उपन्यास को लेके, कविता को लेके पूरा लेखन बदल गया। जैसे कि वो बातें आने लगी जो नहीं आनी चाहिए, जो नहीं आने दी गई थी। अच्छा। हाँ, स्त्री ऐसे खड़ी हो गई एक व्यक्ति के रूप में, है, वो केवल वस्तु थी, है। तो वस्तु से उसने व्यक्ति का रूप धारण किया, क्योंकि अब तक उसको केवल दया तरस मिला था, सहानुभूति भी मिली थी, लेकिन बराबरी नहीं मिली थी, है। फिर वो आके बराबर में बैठ गई। फैसला कहानी भी यही है कि बराबर में आप बिठाना चाहते हैं, अपने से आगे भी निकालना चाहते हैं, लेकिन आप के ही इस्तेमाल के लिए उसे बनना चाहिए जो कुछ बनना चाहिए, है। तो 80 के बाद जो है एक बदलाव आया है ना, और ये जो टेलीविज़न और ये सब चीज़ें जो मैं तो ज्ञान की बातें कहूँगी, इससे बहुत चीज़ें है। तो उपभोक्ता संस्कृति भी इसी से जन्मी है, कोई बात नहीं, लेकिन गाँव तक जो गया है, चीज़ें गई हैं, ज्ञान गया है, वो इसके जरिए गया है। तो मैंने 80 और 90 का समय इसलिए चुना कि बहुत तेज़ी से बदलाव आया, खासकर स्त्रियों ने। रवि जी, इसमें एक और बात जोड़ूं
मैं सन 47 की आज़ादी को स्त्रियों की आज़ादी नहीं मानती, ठीक वो है। केवल पुरुषों की आज़ादी थी। स्त्रियों की आज़ादी 80 के बाद चालू हुई है। ठीक है, वाकई हुई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ। क्योंकि हाँ। क्योंकि कोई अंबेडकर नहीं उठा था जैसे हाँ। दलितों के लिए उठा। हाँ, स्त्रियों के लिए। स्त्रियों में से कोई स्त्री अंबेडकर बन के तो नहीं उठी ना स्त्रियों के लिए। ठीक है, तो 80 के बाद जो एक चेंज आया उसकी वजह से मैंने वो कालखंड चुना। ये इस उपचाक में क्या होता है कि जो लौंगश्री बीबी हैं एक, उनके घर सारंग जाती है जी और वहाँ श्रीधर भी आए हुए हैं। जी वो जो मतलब तो वहाँ प्रेम का वर्णन है, वो रात भर रहती है वहाँ, वो बीमार है श्रीधर, उनकी सेवा करती है। तो जो आपने प्रेम का वर्णन किया वो बहुत मुझे बहुत लगा, बहुत महान, उदात्त, बहुत अद्भुत, वो कविता की सीमा को छूता है। जी। इसी तरह का वर्णन मुझे लगा ये अरुंधति राय का उपन्यास है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। जी उसके अंत में भी अम्मू और उसका प्रेम है, जो कि नीची जात का है बेचारा नायक, और वो बड़ा ही है और उसकी पुलिस हत्या कर देती है। तो वो भी बहुत प्रेम का वर्णन, बहुत उदात्त और बहुत महान, मतलब वो उसका चरमोत्कर्ष है उस उपन्यास का। यही बात मुझे आपके उपन्यास में भी नजर आई। लेकिन आपके जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं साहब ये सब क्या है, ऐसा क्यों किया, स्त्रियों के ऐसा कर रही है। तो वो जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या इसके पीछे सिर्फ इतनी बात है कि हम अगर प्रेम का वर्णन करें, शरद चंद्र करें या है ना, या आज्ञे करें तो ठीक है, स्त्रियों के ये क्यों कर रही है? तो ये मानसिकता तो नहीं है कहीं, या कोई और बात है? एक तो ये तो हो सकती है, एक ये भी है कि वो विश्व सुंदरी वाली बात ही आ गई कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग विश्व के ऊपर छा गया। हाँ। और ये गांव से उठा है और यहीं यहीं घूम रहा है, ये भी हो सकता है। रहा प्रेम का वर्णन, इसलिए भी लगा रवि जी कि अभी तक प्रेम हुए ऊंची जाति का आदमी, नीची जाति की लड़की। अच्छा, इसमें प्रेम है ऊंची जाति की नायिका, नीची जाति का श्रीधर है, और पहल करती है सारंग। हाँ, हमेशा पहल हुई है पुरुष की तरफ से, है ना। इसमें जो दोनों प्रेम वर्णन है, दोनों प्रेम वर्णन है या जिन पर आपत्ति विवाद उठाया जा रहा है, उन्हें सेक्स वर्णन भी कहा जाता है, उसमें दोनों में पहल और स्त्री की तरफ से होती है। हालांकि कृष्णा सोबती मित्रो मरजानी में ये बात कह चुकी हैं, लेकिन उसके वो पति से ही संबंधित थी। हाँ, हैं ये जो है पति से संबंधित बात नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारा प्रेम जो है हमें बताया गया है कि अगर प्रेम करोगी तो पति से ही करोगी। हाँ, ये किसी दूसरे से नहीं। पर किया प्रेम और वो भी स्त्री की कलम से आए तो विवाद तो उठेगा ही। अच्छा, इस उपन्यास को ना आपने केवल जाटों तक सीमित रखा, मतलब जाट हैं सारे ना, जी जाट बहुल गांव है वो। जी तो क्या ये आप इससे जातिवाद को नहीं बढ़ावा मिलता? आपने संकुचित हो गया विषय, मतलब और सब कुछ होता, केवल जाट ही क्यों? हाँ, तो सारंग भी जाट है, सारे हाँ, तो ऐसा आपने क्यों इसको क्षेत्र संकुचित किया? ये भी एक आलोचना हो रही है। जी जी। तो इसका क्या आप कहेंगे इसके हाँ, लिए? मैंने जाट जाति जानबूझ के रखी है, क्यों? इसलिए हाँ, कि जितने संस्कार हमें दिए वो ब्राह्मणों ने दिए। अच्छा। हाँ। हम्म, और चूंकि वणिक लोग, वैश्य लोग व्यापार करते थे और दूर दूर जाते थे, मारवाड़ी लोग हैं, कहाँ से कहाँ जाते थे, उन्हें लगा रहता था कि पीछे पत्नी छोड़ आए हैं, पता नहीं क्या से क्या कर डालेगी। हाँ, इसलिए उन्होंने और ज़्यादा वो संस्कार उन्होंने ग्रहण किया, अच्छा। पूरी तरह से ग्रहण किया। ब्राह्मणों ने संस्कार दिए, उन्होंने ग्रहण किए। ठाकुरों में भी यही बात हुई, वो लड़ाई पे चले जाते थे, युद्ध में चले जाते थे, पीछे वो है, उनको सती करना चालू किया है कि हमारे बिना तुम जिंदा नहीं रहोगी और हमारे बिना तुम अपनी इच्छा से ना प्रेम करोगी ना सेक्स का कुछ नहीं है। तो जाटों में है एक ऐसा खुलापन। जाट हुए, लोधे, कुर्मी, गुर्जर, उनको मैं दबंग जाति मानती हूँ। हाँ, तो जो विद्रोह का इतना फोर्सफुल अच्छा, हाँ, स्वर है, इतना आक्रामक स्वर है, वो जाटों से आ सकता था। इसलिए मैंने एक उदाहरण के रूप में कि हमको अगर हिम्मत जुटानी है, हौसला जुटानी है, तो इस तरह की जातियों से भी तो हम अगर जातिवाद को पढ़ें तो उससे भी तो हम बहुत फायदे उठा सकते हैं। हालांकि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उनमें क्या अच्छाई है आप उसको ग्रहण कर लीजिए और सारी अच्छाइयों की एक जाति बना दीजिए। ये आपका उपन्यास जो है वो आषाढ़ से प्रारंभ होता है जी, और उसका अंत जो है वो जेठ में होता है। सारे उसमें 12 महीने आते हैं जी, और सारे रीति रिवाज त्यौहार आते हैं।
तो उसको पढ़ के मुझे लगा जायसी याद आने लगा। जायसी का जो 12 मासा है, सारी ऋतुओं का वर्णन, ये पुरानी परंपरा काव्य में। जी, मैंने इसलिए उठाया कि जो चीज़ें, कुछ चीज़ें मुझे तोड़नी थी और कुछ चीज़ें जोड़नी थी। ठीक है, करवा चौथ ही लीजिए, स्त्री के लिए बड़ा जरूरी त्यौहार है ना, पति की आयु बढ़ाता है वो, तो उसको मैंने तोड़ दिया। अच्छा। हाँ, उसमें एक करवा है, ऊपर तब दिया रखा है। हाँ। सारंग को करवे में पति की छवि दिखाई देती है, दिए में श्रीधर की दिखाई देती है, क्योंकि एक वंश का प्रतीक है, एक ज्ञान का प्रतीक है। क्या स्त्री दोनों को लेकर नहीं चल सकती? ज्ञान उसे नहीं दिया जाता, उसे दिया जाता है सिर्फ वंश। इसलिए मैंने तोड़ा। बात दंगल की आप कह रहे हैं, हाँ। दंगल भी मैंने इसलिए तोड़ा, वहाँ सारंग बीच में खड़ी होती है, इधर स्त्रियां हैं, उधर दंगल हो रहा है, हाँ। कि दंगल में जाना स्त्री को मना ही है। तो ऐसी बात नहीं है। हम सब कुछ, जब आप विश्व सुंदरी की बात करते हैं, वो तो कहाँ से कहाँ जाए, तो हम देख सकते हैं, लेकिन ये है मन की आज़ादी, ये शरीर की आज़ादी नहीं है। जब तक हमारा मन और इच्छा शक्ति नहीं है तो हम कहीं भी नहीं खड़े हो सकते। और फिर मैंने उस संस्कृति को 12 मासा जिसको आप कह रहे हैं, उसे हर महीने में जो हमारे त्योहार हैं उनको नए तरीके से जोड़ने की कोशिश की है। मतलब ये हमारे यहाँ परकीय प्रेम की काफ़ी पुरानी परंपरा रही है ना, भक्ति उसमें है। जैसे राधा कृष्ण, जी, तो वो पराई स्त्री है राधा, और उनसे प्रेम करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने तो परकीय प्रेम को भक्ति के उसमें कर दिया ना। लेकिन ये सारा जो था वो पुरुष की दृष्टि से, अर्थात पुरुष प्रेम कर सकता है स्त्री को ना, ये स्त्री आज़ादी स्त्री को नहीं थी, स्त्री भी ऐसा कर सकती है, उसको उल्टा या व्यभिचारिणी कहते थे। तो आपके यहाँ क्या है कि सारंग श्रीधर से प्रेम करती है, वही सारी वो पहल करती है। तो इस बात पर मुझे लगता है कि काफ़ी लोग नाराज हैं आपसे, और वो इसके क्या क्या आपको झेलने पड़े परिणाम, जो आपकी आलोचना हो रही है। जी, इसका क्या जवाब के पास है, कैसे आप इसका सामना करती हैं? मैं जहाँ भी मुझसे पूछा जाता है, या जो आलोचनाएं या समीक्षाएं मैं कहूँगी उनको वो आती हैं, तो केवल सारंग, एक और है कलावती चाची वाला प्रसंग, एक सारंग का, इन दो पे उंगलियां उठती हैं कि नहीं, भारतीय समाज में अभी इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस पर किया। क्यों नहीं, मैं बताऊं ना। आप जो कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु देवताओं में शामिल कर दिए, है ना। राधा, कृष्ण की प्रेमिका ज्यादा है, वो राधा कम है ना। जहाँ जहाँ हमको लगता है कि यहाँ बात बिगड़ेगी, यहाँ से हमारी औरतें बिगड़ जाएंगी, अगर वहाँ हम देवताओं में उनको शामिल कर देते हैं, मनुष्य नहीं रहने देते हैं। स्त्री को भी मनुष्य हो के, अगर वो देवी है तो करती रहे, है ना, कर सकते। लेकिन स्त्री मनुष्य हो के, मनुष्य भी नहीं माना जाता उसे, तो उसको फिर माफ़ कैसे किया जा सकता है। तो मैंने जो ये गजब कर डाला लोगों के हिसाब से, तो वो उसकी बौछारें आ रही हैं। ब्रजभाषा जो ना, उसमें कविता की बहुत सशक्त परंपरा रही है ब्रजभाषा में। गद्य तो शायद इतना ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे पता नहीं सकता कहाँ तक मैं सही हूँ, मुझे जाते मुझे पढ़ा नहीं है, ये ब्रजभाषा का शायद पहला उपन्यास है, मतलब है ना। गद्य में इतनी सशक्त रचना मेरे अनुसार ना, हो सकता है कुछ और भी हो। तो ये क्या आप इससे सहमत हैं? दूसरा मुझे लगता है कि जैसे ब्रजभाषा का इसमें इस्तेमाल किया है आपने, तो जिसको ब्रजभाषा नहीं आती वो इसको नहीं समझ पाएगा, ये आपत्ति उठती है। लेकिन आपकी रचना में ऐसा नहीं है। आपने क्या किया है, पूरे वाक्य ब्रजभाषा में नहीं दिए हैं, वो हिंदी में ही चलते हैं। कुछ शब्द है ना, कहीं मतलब जहाँ भी वो उसको क्रिएटिव बनाती है भाषा को, वहाँ ब्रजभाषा का इस्तेमाल किया है। तो ये नुस्खा आपने कहाँ से मतलब लिया? मतलब बोझिल हो सकती थी भाषा, लेकिन आपके पास ऐसा नहीं है। जिसको ब्रजभाषा नहीं आती उसको भी लगता है कि ये मेरी भाषा में हो रहा है। तो ये कहाँ से आपने, कैसे इसको प्राप्त किया? मैंने इसको पहले ही सोच लिया कि ब्रजभाषा के शब्द सारे दे दूंगी तो समझ में, तो मैंने ज़्यादातर क्रियाएं खड़ी बोली में करती हूँ। अच्छा। हाँ है, और खड़ी बोली में क्रियाओं के होने से वो सबकी समझ में आने लगा है। अच्छा। इसलिए वो नहीं हुई। और ब्रजभाषा को मैं जोड़ना चाहती, क्योंकि सूरदास के पद के बाद ब्रजभाषा मतलब वो तो पद्य में है ना, गद्य में हो सकता है मेरा ज्ञान रहा हो, मैंने पढ़ी नहीं होगी, है तो है थोड़ी, लेकिन उतना उपन्यास के रूप में कितना आया है। अमृतलाल नागर का खंजन नैन में मैंने पढ़ा है, ऐसी बात नहीं। हाँ। तो लेकिन मुझे फिर एक बड़े रूप में इसको स्थापित करना था। अब होता है या नहीं वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं इसको ब्रजभाषा को का उपयोग करके, और वहाँ के गीत जिनमें लोक कथाएं
लोक कथाएं और गीत, लोकगीत, उनको मैंने देखा तो उनमें वो गीत ही नहीं है, वो बड़ी बड़ी मार्मिक और करुण कथाएं और वो स्त्री कथाएं हैं। जैसे चांदना का, हाँ चंदना का है, जैसे तो चंदना का है और मंझा की कथा है उसमें, जो भी मैंने प्रयोग किया तो वो स्त्री की करुण गाथा है और जो हमारा इतिहास, स्त्री का इतिहास चला आ रहा है वही है उनमें। उनको मैंने नए उससे जोड़ के मतलब आपके इस उपन्यास में क्या है कि आपने सारी सीमाओं को तोड़ दिया, यानी पुरुष की तरफ से ना हो कि स्त्री की तरफ से प्रेम, गांव में स्त्रियों की हत्या है ना, और एक स्त्री का अड़ जाना मुझे बच्चा चाहिए। तो ये सारे आपके जो उपन्यास में सारे विषय हैं वो गांव के माध्यम से नारीवादी जो आंदोलन उसको पुष्ट करते हैं। उसके बाद भी नारीवादी आपकी आलोचना करती है, मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन मैं अब अंतिम सवाल आपसे ये पूछता हूँ कि मतलब ये सब कहने के बाद ये तो साफ है एक ये नारीवादी उपन्यास है, लेकिन पता नहीं क्यों आप उसको नारीवादी नहीं मानती। मतलब आपका क्या उद्देश्य रहा है, मतलब क्या आप मैसेज देना चाहती हैं समाज को, पाठक को, क्या कहने के लिए आपने ये उपन्यास मतलब कहा है? देखिए रवि जी, जब जब स्त्री आगे चलती है तब जब और समाज की भौहें सिकुड़ती हैं तब केवल एक हथियार है, वो है सेक्स, उसका चाल चलन है, उससे ही जोड़ देते हैं हर चीज़ को। और वो एक ऐसा नाका है जहाँ आप कह दीजिए चाल चलन की बात और सेक्स से जोड़ दीजिए उसको, वो वहीं रुक जाएगी, आगे जाएगी नहीं, है ना। वो सब छोटी, जब हम एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हमें छोटी छोटी बाधाओं की फिक्र नहीं होनी चाहिए, है। मेरा मतलब था कि जब स्त्री वस्तु से व्यक्ति बने और व्यक्ति से व्यक्तित्व बने तब हमें ये छोटी छोटी लड़ाइयों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा और बड़ी मंजिल की ओर जाना होगा। मेरा तो ख्याल यही है। मतलब वस्तु से जब स्त्री व्यक्ति बन जाए, ये मतलब उसका मैसेज है। हाँ, उसका मैसेज। धन्यवाद मैत्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छी बातचीत हुई आज।